क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे ग्राफ के लिए बहुत परेशान हैं, कह सर ग्राफ थोड़ा ग्राफ बताइएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा लेसन को कवर करने का प्रयास करेंगे और जो नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र का जो ग्राफ है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। यदि आपने नहीं देखा हो उसको जरूर देख लें, उससे आपके क्वेश्चन नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु 3 क्वेश्चन फंसेंगे, प्लस जनसंख्या, स्फोट, परिवार नियोजन, टीबीक्टॉमी, वेसेक्टॉमी, वो क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मनुष्य के शरीर में अंगों के समूह पाए जाते हैं जिन्हें तंत्र कहते हैं। तंत्र के समूह से शरीर बनता है, मतलब बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिवहन तंत्र। ठीक है, तो इतने तंत्र में जो सब मिल के काम करते हैं तो बॉडी काम कर रही है। तो पाचन तंत्र में बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोषण किसे कहते हैं। खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों के और शोषण करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं तथा कोशिका समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार से होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। जब जीव अपने भोजन निर्माण स्वयं कर ले तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जब दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करे तो परपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण 2 प्रकार से होता है, एक है स्वपोषी पोषण में एक है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। जब सूर्य की प्रकाश किरणें जब पेड़ पौधे खनिज, जल तथा CO2 प्रकाश की सहायता प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O एरो ना के C6H12O6 प्लस 6O2 12 6 आप चलेगा 6 प्लस 38 ATP ऊर्जा, 38 नहीं कमी है, 2 ATP ऊर्जा। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्लोरोफिल की सहायता से खनिज पदार्थ CO2 जल को लेकर अपने भोजन निर्माण करते हैं, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रिया याद रखना क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो 9th में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद हम लोग बात करते हैं, फिलहाल ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। अभी फिलहाल हम 2 रिलेशन चर्चा करेंगे आज। किस पे? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। मनुष्य के शरीर में पाचन करने के लिए अंगों का समूह पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र 2 चीजों मिलकर बना होता है, एक किससे बना होता है? पाचन अंगों से, अंग में भोजन जाता है, और एक है पाचन ग्रंथियां जो पाचन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव करती हैं। तो इसके कितने पार्ट हैं? 2, पाचन तंत्र, पाचक अंग और ग्रंथियां। तो पाचन अंग कौन कौन है? ये जो आप देख रहे हैं मुख है। मनुष्य के शीर्ष पर एक क्षैतिज खांच होती है जो 2 होठों से घिरी होती है, इसी को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। इसके अंदर गुहा होती है, इसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 2 जोड़ी नीचे, 1 जोड़ी ऊपर पाई जाती है। लार ग्रंथियों द्वारा टैलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है जो शर्करा को मंड को शर्करा में बदल देता है, भोजन चिपचिपा बनाता है, निगलने में आसानी होती है। दांत के लिए याद रखना दंत सूत्र पूछ लिया, अगर मान लो आ गया तो लिख देना ICPM बटे ICPM गुणे 2। अगर वयस्क है व्यक्ति तो
21 23 ट्रिक याद रखना भैया, 21 23 गुणे 2 मतलब 5 3 8, 8/8 गुणे 2 मतलब 16/16, 32 दांत। बच्चों में अगर शिशु में बात करें तो शिशु के लिए जो दंत सूत्र है, सूत्र तो वही है ICPMM, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, ICPMM गुणे कैपिटल M इंटू T2। तो इसका 2102 2102 गुणे 2 बराबर 10/10 मतलब 20 दांत होते हैं बच्चों में, दूध के दांत। ठीक है, दंत सूत्र ICPMM। फार्मूला अगर मान लो आ गया नंबर तो याद रखना 2130/2130। भाग मत करना लगना, क्योंकि ऊपरी जोड़ने का हो गया 16, नीचे जोड़े 16, 8 8, आधे पार्ट के 8 है, आधे पार्ट का 8। ठीक है, तो हम लोग भटके नहीं, अपने टॉपिक पर आते हैं, तो मैं बता दिए बीच में, इसीलिए फिर आइए अपने टॉपिक पर। इसके बाद अगला नंबर आता है मुखगुहिका। मुखगुहिका वास्तविकता में ऊपर तालु, नीचे जिह्वा तथा बगल में कपोलों द्वारा घिरी होती है। इसमें भोजन कपोल रोकते हैं, जैसे भोजन चबाने के लिए एक स्थान देने का कार्य करती है। ये खुलती है किसमें भैया, ग्रसनी। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कीपनुमा कुप्पीनुमा संरचना होती है जो नासिका मार्ग और मुख द्वार को जोड़ती है। इसमें घाटी ढापन पाया जाता है, ऐसा लटकता रहता है। भोजन करते समय नासिका मार्ग को, सांस लेते समय मुख द्वार को बंद कर देता है। इसके बाद आता है ग्रास नाल। आहार नाल लंबाई याद रखना 8 से 9 मीटर होती है, यहां से लेके यहां तक। ग्रास नाल वास्तविकता में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और इसमें भोजन पाचन नहीं होता, यह ग्रसनी और आमाशय जोड़ने का कार्य करती है। अगला नंबर आता है आमाशय या स्टमक। आमाशय का व्यास अधिक होता है, थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें 3 से 4 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा इसमें HCl अम्ल पाया जाता है जो पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है, ठीक है, जो हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर तथा भोजन की लुब्धि बनाते हैं। यह खुलता है ग्रहणी में। ग्रहणी जे आकार की संरचना होती है जो आमाशय छोटी आंत जोड़ने का कार्य करती है। छोटी आंत का ही भाग है, याद रखना, छोटी आंत। यह 6-7 मीटर लंबी नलिका होती है। इसमें भोजन का 80% पाचन हो जाता है तथा इसमें उंगली के समान रसायन पाए जाते हैं जो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके रुधिर में भेजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जिस स्थान से जुड़ता है बड़ी आंत की, बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर। जिस स्थान जुड़ता भैया उसे उड़ुक या सीकम कहते हैं। यह वास्तविकता में कृमि रूप परिसेशिका है, अपेंडिक्स है। हमारे पूर्वजों में घास बचाने का काम करता है, तब इसका कोई काम नहीं है। मनुष्य के शरीर में दाएं तरफ नीचे तरफ स्थित होता है उंगली समान संरचना है, जिसमें अनाज या जौ खाद्य पदार्थ के टुकड़े चले जाते हैं तो वो मतलब सूज जाता है और ऐसी स्थिति में सही से इलाज न हो तो फट जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये भाग उड़ुक या सीकम कहलाता है जिस स्थान से ये जुड़ता है। जो आप देख रहे हैं हाइलस है, हाइलम भी कहते हैं, हाइलम है। ये कोलन है, कोलन ये आकार संरचना है, बड़ी आंत का क्या भाग कोलन कहते हैं। ठीक है, ये मलाशय है, रेक्टम, इसमें मल का संग्रह होता है। 10-12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिससे अपशिष्ट पदार्थ का विक्षेप मतलब उत्सर्जन होता है, उसे गुदा कहते हैं। ये तो रह गए पाचन तंत्र की बात, अंग की। आ जाइए ग्रंथियों में बात करते हैं। यकृत, पित्ताशय,
और ये है आग्नाशय। आप बात करते हैं पाचन ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पाचन ग्रंथियाँ तीन है पाचन ग्रंथि। एक लाल ग्रंथियाँ भी है, मैंने बता दी पहले ही। पित्ताशय, यकृत है, आग्नाशय है। यकृत क्या है? मनुष्य शरीर में यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। इसका भार 1500 ग्राम होता है तथा यह हल्के गुलाबी रंग की होती है। यह डायफ्राम नीचे आमाशय के दाएं तरफ स्थित होती है। इसमें यकृत कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, स्राव किया जाता है, जिसका संग्रह पित्ताशय में होता है तथा यकृत कोशिका अनेक कार्यों में भाग लेती है, जैसे अम्लीय पदार्थों को क्षारीय बनाना, हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना, उत्सर्जित पदार्थों को संश्लेषण करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलना, वसा को वसा का संश्लेषण करना, यूरिया का संश्लेषण करना आदि। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आग्नाशय की। आग्नाशय पत्ती में संरचना होती है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। यह आमाशय छोटी आंत बीच में स्थित होती है। यह मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों काम करती है। इसमें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं तथा इसमें लाइपेज, इमाइलेज, एंजाइम का भी स्राव होता है। ठीक है, जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। समझा। आज आते हैं श्वसन तंत्र की तरफ। श्वसन तंत्र आप देख रहे होंगे, ये है नासिका छिद्र। मनुष्य के शीर्ष भाग में मुख के ऊपर एक दो छिद्र पाए जाते हैं, इसे नासिका छिद्र कहते हैं, जो नासा गुहा में खुलते हैं। नासा गुहा में रोम तथा श्लेष्म पाया जाता है जो धूल मिट्टी कणों को अंदर जाने नहीं देता। ये है ग्रसनी। ग्रसनी की संरचना होती है जो आमाशय जो मुख और नासिका मार्ग को जोड़ने का कार्य करती है, जिससे खुलती उसे कंठ कहते हैं। कंठ उपास्थ का बना बक्सेलवत संरचना होती है, तंतु होते हैं। वायु सांस लेते समय कंपन कारण इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। पुरुषों में दिखाई देता है, टेटुआ कहते हैं, महिलाओं में दिखाई नहीं देता। ठीक है। ये जो आप देख रहे छल्ले हैं पेशियों के, इसे कहते हैं श्वासनाल। ये है श्वसनिकाएं। ये श्वसनिकाएं हैं, एक जोड़ी श्वसनिकाएं पाई जाती हैं। ये जब फेफड़े में प्रवेश करता है ये वास्तविकता में कुपिकाएं हैं। ठीक है। श्वासनाल नाला संरचना होती है जिसमें उपास्थ के छल्ले होते हैं जो वायु दबाव को सह लेते हैं, जिसके कारण वह श्वासनाल फटता नहीं। ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, इसे श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिकाएं अपने तरफ फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अगला आता है फेफड़ा। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा हल्के गुलाबी रंग का मधुमक्खी छत्ते के समान दिखाई देता है। यह मनुष्य के शरीर में वक्ष के पसलियों का दंड के बीच में वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसके ऊपर दो परत होती है। ठीक है। जिसमें एक तरल पदार्थ बनाया जाता है जो इस पे लगने वाले बाह्य आघातों से बचाता है। ये बहुत कोमल अंग होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा गैसीय विनिमय होता है। ये शीर्ष विच्छिकाएं होती हैं। ये श्वसनिकाएं पतली नलिकाओं में बढ़ती चली जाती है। गैसीय O2 को लेंगे, CO2 दे देंगे। O2 को लेंगे O2 को देंगे और CO2 ले लेंगे। ठीक है। और फिर बाहर उत्सर्जन हो जाएगा। एक हेडिंग है श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। बाह्य वातावरण से सांस लेना तथा उत्सर्जित करने प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वसन याद रखना,
कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों के वायु O2 की उपस्थिति में अपघटन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती। श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सीय अनाक्सीय। वायु की उपस्थिति श्वसन हो तो आक्सीय श्वसन, अनुपस्थिति में यदि श्वसन होता है तो अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और याद रखिएगा वीडियो मतलब आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिन से पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन है टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, और ज़्यादा संभव हुआ मैराथन लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।